कभी सोचा है, जब हम काउबॉय बोलते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? धूल, घोड़े और वो खुला आसमान। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के पश्चिमी मैदानों से, जहां सूरज की आखिरी किरणें भी थोड़ी और सुनहरी लगती थीं। इमेजिन करो, दूर कहीं एक साया घोड़े पर धूल उड़ाता हुआ। कोई राजा नहीं, कोई अमीर आदमी नहीं, बस एक साधारण इंसान, काउबॉय। और मजेदार बात यह है कि काउबॉय की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई थी। ये कहानी बनी थी मेहनत, धूप और पसीने से। 15th और 16th सेंचुरी में स्पेन से जो वकेरो रैंचर्स आए थे, वही असली शुरुआत थी। बिल्कुल, बकेरो। ये लोग अपने साथ लाए थे घोड़े, कैटल और जानवरों को संभालने का वो हुनर जो बाद में काउबॉय की पहचान बन गया। धीरे धीरे ये कला टेक्सास, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको और पूरे पश्चिमी अमेरिका में फैल गई। और यहीं से काउबॉय सिर्फ एक काम नहीं रहा, वो बन गया एक लाइफस्टाइल, एक आज़ादी का सिंबल, एक खामोश रोमांस। सोचो, उनकी सुबहें शुरू होती थी घास की महक और ठंडी हवा के साथ, और रातें खत्म होती थी सितारों की चादर के नीचे। उनका घर कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि वही अनंत आसमान, वही खुला मैदान। टेक्सास के रैंचेस, न्यू मैक्सिको की सूखी धरती, एरिज़ोना के डेजर्ट, वायोमिंग और मोंटाना के खुले आसमान। काउबॉय की दुनिया बहुत बड़ी थी। और उनकी पहचान? एक घोड़ा, एक टोपी और मवेशियों की लंबी कतार। लेकिन उनकी जिंदगी जितनी फिल्मों में दिखती है, उतनी ग्लैमरस कभी नहीं थी। हाँ, असली जिंदगी थी मीलों तक चलना, धूल खाना, धूप में तपना। सुबह सुबह जब सूरज भी नहीं निकला होता, वो अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए निकल पड़ते थे। दिन भर कभी कोई मवेशी भटक जाता, कभी तूफान आ जाता, कभी कोई घायल हो जाता, और काउबॉय बिना शिकायत, बिना थके बस अपना काम करता रहता। और रात को अलाव जलता, कॉफी की खुशबू, और काउबॉय अपनी टोपी आंखों पर गिराकर आसमान को देखता। बातें कम, दिल बड़ा। अब बात करते हैं उन काउबॉयज की जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि कहानी बन गए। बिल पिकेट, ब्लैक रोडियो लेजेंड, जिनकी वजह से रोडियो की दुनिया ही बदल गई। बैस रीव्स, अमेरिका के पहले ब्लैक डेप्यूटी यूएस मार्शल, जिनकी जिंदगी से द लोन रेंजर का इंस्पिरेशन मिला। वायट अप, न्याय का सिंबल, जिनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। ओके कोरैल का शूटआउट आज भी लोग सुनाते हैं। ये लोग सिर्फ काउबॉय नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें वक्त ने कहानी बना दिया। और फिर आया हॉलीवुड का दौर। क्लिंट ईस्टवुड, उनकी आंखों में जो तल्खी थी वो हवा को भी धीमा कर देती थी। जॉन वेन, उनकी हैवी आवाज और चलने का अंदाज काउबॉय की इमेज में जान डाल दी। द मैग्निफिसेंट सेवन, डैंगो, ट्रू ग्रिट, अनफॉरगिवन, इन फिल्मों ने काउबॉयज को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रोमांस बना दिया। और फिर सारे काउबॉयज की बात करें तो क्लिंट ईस्टवुड और जॉन वेन सबसे आगे थे। उनकी जो इमेज थी काउबॉय के लिए, वो लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन काउबॉय का असली दिल, वो कभी किसी किताब में नहीं लिखा गया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी खामोशी। सबसे बड़ी ताकत, उनका दिल। अपने घोड़े से ऐसे बात करते थे जैसे किसी दोस्त से। कभी प्यार से सिर पर थपकी, कभी दिल की बातें उसी से। और आज़ादी, काउबॉय को आज़ादी से प्यार था, लेकिन उसी आज़ादी में छुपी थी थोड़ी तन्हाई। किसी घर की याद, किसी बच्चे की मुस्कान, या उस प्यार की जो वो पीछे छोड़ आए थे। अब लोग सोचते हैं काउबॉय की कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी टेक्सास या मोंटाना की सर्द सुबहों में कोई काउबॉय अपनी टोपी ठीक करता है, घोड़े की पीठ थपथपाता है और कहता है, चल दोस्त, दिन शुरू करते हैं। काउबॉय आज भी हैं, खुले आसमान में, रैंचेस पर, रोडियोज में, और हर उस दिल में जो आज़ादी को सच में महसूस करता है। और जब आखिरी घोड़े की टापें सुनाई देती हैं, तब भी काउबॉय की कहानी खत्म नहीं होती। ये कहानी है इंसान की जिद, उसका जुनून, कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर हिम्मत साथ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। और शायद यही वजह है कि काउबॉय सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक एहसास है, हवा में, यादों में, और उन लोगों के दिलों में जो आज़ादी को सच में जीते हैं। और अगली बार जब आप कहीं खुले मैदान में या किसी फिल्म में काउबॉय देखें, तो याद रखना, ये सिर्फ टोपी और घोड़ा नहीं, ये है आज़ादी,
मेहनत और एक अनकही तन्हाई की दास्तान। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बस फैल जाती है हवा में, यादों में और उन लोगों के दिलों में जो आज़ादी को सच में जीते हैं।